कैसे हो वली? कार में खामोशी के बाइस बोलने वाली की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं ठीक, आप कैसी हैं कांता? और जैन की तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ और जैन भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तुम्हें याद कर रहा था, तुम आए नहीं उस दिन के बाद। क्या मसरूफ़ हो? चंद पल दूसरी जानिब से आती आवाज़ को सुनता वो खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा कर कहने लगा, जल्द आऊँगा, थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ इन दिनों। जैन को बता दीजिएगा कि वली को वो बिल्कुल ठीक चाहिए। ठीक है, मैं बता दूंगी। दूसरी जानिब से वो शायद मुस्कुराई थी। वो कैसी है? उनके पूछने पर वली ने गहरा सांस लिया। ठीक है। और तुम, क्या तुम ठीक हो? वो चंद पल उस सवाल पर लब काटता रहा। जी मैं भी ठीक हूँ। शायद। कुछ देर बाद उसने खुद को कहते सुना, इतना सब कुछ अपने अंदर रखते हो तुम, कभी बोल दिया करो वली। कभी कभी अपना दिल खोल कर रख देना इंसान को बहुत हल्का फुल्का कर देता है। मैं हर वक्त तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रही, जानती हूँ कि आसान नहीं है तुम्हारे लिए ये सब करना, मगर हर वक्त अंदर ही अंदर इतना सब कुछ रखना बहुत ख़तरनाक है। खुद के साथ नरमी से चला करो वली। उनकी पुरखलूस सी फिक्रमंदी पर वो बोझल दिल से मुस्कुरा दिया था। इतने अरसे तक खुद के अंदर इतना सब कुछ रखा है ना कांता, कि अब कुछ भी महसूस नहीं होता। दिल इतना खाली है कि उसका खालीपन कभी कभी काटने को दौड़ता है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, खोखला हो गया हूँ मैं। बात करने के लिए कुछ हो तो मैं कुछ किसी से बांटूँ ना, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसकी धीमी आवाज़ ने कार के अंदर अजीब सी उदासी बखेर दी। दूसरी जानिब कांता ने गहरी सांस ली। जैसे तुम पुरसकून रहो वली। मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए बोल रही थी। तुम्हें देखकर बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया और क्यों किया, इन सवालात से तो कब की जान खुलासी हो गई। और नतीजा ये निकला कि किसी ने जुल्म नहीं किया, किसी ने ज़्यादती नहीं की कांता। मुझे ऐसे ही पैदा होना था, मुझे इतनी ही ज़िल्लत उठानी थी, इतनी ही गालियाँ सुननी थी, मुझे इतनी ही अज़ियतों से गुज़रना था। किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ यूं ही लिखा था और यूं ही होना था। भला किस्मत के कागज़ पर कुछ लिखकर दोबारा मिटाया गया है? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता। कुछ दास्तानों का अधूरा रह जाना ही उनकी कामलियत होती है। मैं भी ऐसी ही किसी दास्तान का कमज़ोर सा वर्क हूँ। ऐसे ही आया था और ऐसे ही चला जाऊँगा। इससे ज़्यादा की ना चाहत है और ना हसरत। हाँ, बस जो अपने दिल से बेबस होकर मुझसे मोहब्बत गांठने लगे हैं, उनके लिए परेशान हूँ। वो कहकर खामोश हुआ तो कांता चंद पल को कुछ न बोल सकी। वो जैसे अल्फाज तलाश कर रही थी। तो तुम क्यों आगे बढ़कर उसका हाथ थाम नहीं लेते? क्यों उसे तकलीफ़ देते हो? मैं उसे तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ। उसे तकलीफ़ देने का तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन उसका हाथ थाम कर उसे दुनिया के सामने रुस्वा नहीं कर सकता मैं कांता। जिस सब से मैं गुज़रा हूँ वो सब आसान हरगिज़ नहीं था। मैं उसे अपने साथ मिट्टी में नहीं रोल सकता, ये मैं नहीं कर सकता। हो सकता है जिसे तुम ज़िल्लत समझ रहे हो उसी में तुम्हारी बका हो सकता है वो तुम्हारे लिए ढाल बन जाए, तुम्हारी खौफनाक रातों में तुम्हें तन्हा महसूस ना होने दे। वो अगर तुमसे मोहब्बत करती है, कभी भी कुछ भी तुम तक नहीं आने देगी, जैसे तुम उस तक कुछ नहीं आने देते। वो इतनी नाजुक है कांता, वो ये सब नहीं कर सकती। मोहब्बत औरत को समंदर में खड़ी बर्फीली चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत कर देती है वली। मोहब्बत वो आबे हयात है जो मौत को जाती जिंदगियों को ज़िंदगी की जानिब खींच लाती है। तुम इसे मजाक ना समझो। वो अगर वाकई तुम्हें चाहती है तो वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं करेगी। वो औरत है। औरत की तो मिट्टी गूंदी ही मोहब्बत के पानी से गई है, उसका वजूद तो उठा ही मोहब्बत के खमीर से है। तुम्हारी मोहब्बत उसे इतना मजबूत कर देगी कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। फिर भी मैं उसके साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। अमल को तकलीफ़ हुई तो वली खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में ज़ब्त की सुर्खी उभरी। उसे कुछ देर पहले अमल की जगमगाती आंखें याद आईं तो उसे नए सिरे से अजियत होने लगी। मैंने बस रास्ता बताया है तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी, ख्याल रखना। दूसरी जानिब से फ़ोन रखा गया तो वली ने भी गहरा सांस लेकर फ़ोन डैशबोर्ड पर डाल दिया। चंद पल गाड़ी में बैठा रहा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर गाड़ी की बनिस्बत ज़्यादा सर्दी थी। हवा का झोंका उसे सरसराते हुए गुजरा तो उसने कंधे पर डली
शॉल को दुरुस्त किया और रुख मोड़कर बरकी कुमकुमों से सजी हवेली को देखने लगा। हवेली के बाहर शायद बारात आ गई थी, इसलिए दरवाजे पर खासा रश लगा हुआ था। ढोल बजाने वाले भी दरवाजे में ठहरे जोरों शोर से ढोल बजा रहे थे और दूल्हे वालों की तरफ से रक्स किया जा रहा था। उसने गहरा सांस लेकर अंदर जमा होती कसाफत को बाहर निकालने की कोशिश की। दूल्हे वालों का इस्तकबाल करते लोग अब उन्हें हवेली के अंदर ले जा रहे थे। उसने अपनी पुश्त गाड़ी के साथ टिकाई और बारातियों को देखने लगा। वो हम पर केस करने की धमकी देकर गया है, हमारे सामने, हमारे मुंह पर। ऐसे में क्या चाहते हो तुम? हम अपनी सारी सियासी साख को राख का ढेर बना दें उस एक अदद ज़रई ज़मीन के लिए? ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा हाशिम, जो कि मेरे लिए करना बिल्कुल भी आसान नहीं। ऐसे हालात में अगर कोई स्कैंडल इन मीडिया वालों के हाथ लग गया ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हसन शाह की बात पर बालों को सहलाता हाशिम का हाथ बेसाख्ता साकित हुआ था। उसने बेयकीनी से चेहरा उठाकर सामने बैठे मुअम्मर से आदमी को देखा, जो बिलाशुबा अपने हुलिये से उस गाँव का वडेरा ही लगता था, मगर सियासी चकाचौंध के बाइस उसने अपना हुलिया दुरुस्त कर रखा था, हर सियासतदान शख्स की तरह। अगर तुम्हें किराए के कातलों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो, मगर इस किस्म की बात मुंह से निकाल कर मेरा बना बनाया खेल मत चौपट करो। जवाबन हाशिम भी उसी तलखी से बोला तो हसन शाह को अपने कान तपते हुए महसूस हुए। उन्हें अपनी सारी मेहनत पानी में गर्क होती नज़र आ रही थी। देखो हाशिम, तुम्हारी हमारी दोस्ती एक तरफ, हमारी यारी का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक़ है। हाशिम ने दुरुस्ती से उसकी बात काट दी। इस सारे किस्से का हमारी दोस्ती से बहुत गहरा ताल्लुक़ है हसन। वो मेरा दुश्मन है और तुम्हारा भी अनकरीब बन ही जाएगा, क्योंकि दोस्त का दुश्मन आपका दोस्त नहीं, दुश्मन ही होता है। तुम उसे इस तरह इस ज़मीन पर मनमानी नहीं करने दे सकते। तुम्हें वो ज़मीन किसी भी तरह, किसी भी हाल में उससे लेनी है। उसकी गुर्राहट पर हसन को ठंडा होना पड़ा था। हाशिम गुस्से की आग में जलता, उसे कहीं से भी अपने हवासों में नहीं लग रहा था। उसने अब के स्वभाव से बात करने का फैसला किया था। जंग कभी भी हाथों से, हथियारों से या असर व रसूख से नहीं लड़ी जाती हाशिम, और जज्बातियत से तो बिल्कुल भी नहीं। जंग हमेशा दिमाग से लड़ी जाती है, आसाब से लड़ी जाती है। अगर हम जज्बातियत में आ गए और गलत वार पर मारे गए तो नुकसान हमारा है, किसी और का नहीं। वो वली अहमद है, भले ही गलाजत का गढ़ा हो उसका वजूद, मगर उसके हौसलों और उसके ठंडे अंदाज की दाद देनी पड़ेगी। वो अक्लमंद है। कुछ दिनों पहले वो हमें ज़मीन के लिए राज़ी करने नहीं आया था। उसकी बात पर गुस्से से खोलते हाशिम ने उसे नासमझी से देखा तो हसन शाह मुस्कुराया। वो हमारे आसाब देखने आया था, हमारी हिम्मत देखने आया था। हम कितने मजबूत हैं इस बात का अंदाज़ा करने आया था। वो चंद पल लगे थे हाशिम को सारी सिचुएशन समझने में। वो हमारी कमज़ोरियां जानता है और जिस मकाम पर अभी हम खड़े हैं ना, इससे भी बखूबी वाकिफ़ है वो। हम अपनी सियासत की वजह से एक पत्ता भी फ़िलहाल नहीं हिला सकते। इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है वो, और हम अभी उसकी चलने देंगे, क्योंकि हर वक्त हमला करने का नहीं होता। मैंने कहा ना कि जंगें दिमाग से लड़ी जाती हैं। यह आसाब की जंग है। जिसने सबसे कमज़ोर लम्हों में अपने आसाब जमाए रखे, वो ये जंग जीतेगा। हाशिम को किसी तो और उसकी बातों पर सब्र नहीं आ रहा था, मगर बकौल हसन शाह के सब्र कभी नहीं आता, लाना पड़ता है सब। जैसे गुनाह खुद ब खुद सरजद हो जाते हैं और नेकी करनी पड़ती है। फिर कब तक इरादा है तुम्हारा उसे गर्दन से दबोचने का? बहुत ज़ब्त से उसने ये सवाल किया था। वो बस वली की लाश देखना चाहता था। उसके सुलगते वजूद को एक ही तरह से सुकून आ सकता था, और वो थी वली की मौत। मगर अभी वो मुलतवी होती दिखाई दे रही थी। सब्र करो, जल्द या बदेर वो अपने अंजाम को पहुँचेगा हाशिम, मगर इस सारे अरसे में तुम्हें एक काम करना होगा। वो तराशी हुई मूँछों को बल देता सीधा हुआ तो हाशिम ने उसे इस्तफहामिया नज़रों से देखा। उसकी कमज़ोरी, वली, मुझे वली अहमद की कमज़ोरी ला कर दो हाशिम, फिर मैं तुम्हें उसका सर ला कर दूंगा। उसकी क्या कमज़ोरी होगी भला? कमज़ोरी होती है, हर एक की होती है, उसकी भी होगी। मसलन, क्या वो किसी को पसंद करता है, किसी से मोहब्बत करता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो उसके करीब हो, कोई ऐसा जिसे वो अजीज़ रखता हो? हसन की बात पर हाशिम ने नज़रें चंद पल को सुकेड़ कर सोचने की कोशिश की, मगर जवाब निदार्थ। उसे वली की कोई ऐसी खामी नहीं पता थी। ढूंढो,
اس کی کمزوریاں ڈھونڈو اگر وہ تمہیں مرا ہوا چاہیے تو، میرے پاس اس کے ویک پوائنٹس لاؤ۔ اور پھر واپسی کے سارے راستے اس کے ذہن میں حسن کی باتیں گونجتی رہیں۔ کمزوری، ولی کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بے خوف ہے کیونکہ کوئی بھی اس کے آگے پیچھے نہیں، مگر کوئی تو ہوگا، کچھ تو ایسا ہوگا کہ جہاں وہ چوکا ہوگا، جہاں اس نے غلطی کی ہوگی۔ ہاں ضرور۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ شادی کے دن کے بعد سے ناجیہ اس سے ملنے نہیں آئی تھی اور نہ عمل نے اس کے گھر جا کر ملنے کی یا منانے کی اسے کوشش کی تھی۔ اس کا ذہن پہلے ہی پراگندہ تھا، مزید وہ ناجیہ کے نخرے اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ پیپرز کی وجہ سے اس نے زیادہ سے زیادہ کمرے میں رہ کر پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک قسم کا بہانہ بھی تھا کہ جس کے ذریعے وہ ولی کا سامنا کرنے سے بچ سکتی تھی۔ وہ خود کے دل کو نہیں روک سکتی تھی مگر اس کی جانب بڑھتے قدموں کو تو روک سکتی تھی نا، اور وہ جو کر سکتی تھی اسے وہ کرنا چاہیے۔ سو اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ عمل بی جان نے اس کے کمرے میں جھانکا تو اس نے کتابوں سے سر اٹھایا۔ قدادم دیوار گیر شیشے کی کھڑکی سے گزرتی دھوپ میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، گیلے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، سیاہ چوڑی دار پاجامے اور سیاہ ہی لمبی قمیض میں ملبوس اس کا حسن دھلا دھلایا سا لگ رہا تھا۔ مومی جلدی سے چند گیلی لٹوں کو ہٹاتی تو کوئی موم کی گڑیا جیسی جی بی جان۔ اس نے ایک ہاتھ میں پین اور دوسرے میں کاغذ پکڑ رکھا تھا، شاید وہ اپنے نوٹس اکٹھے کر کے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ 2 دن سے تو کمرے میں بند ہے، خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کے کمرے میں چلی آئیں تو عمل بھی جو جھکی ہوئی تھی سیدھی ہو بیٹھی۔ سیدھے ہوئے اس کے چہرے پر پڑتی دھوپ زاویہ بدلنے کی وجہ سے غائب ہو گئی تھی۔ جی بی جان، بس تیاری کرنی ہے پیپرز کی، اور آپ کو تو پتہ ہے کتنا پڑھنا ہوتا ہے، بغیر پڑھے کہاں گزارا ہے۔ اس نے کتابیں پرے کی اور بی جان کے ساتھ بیڈ پر آن بیٹھی۔ نہانے کی وجہ سے اس کے بال گیلے تھے۔ اس نے گیلے بالوں کو سمیٹ کر آگے کندھے پر ڈالا اور بی جان کی گود میں سر رکھ لیا۔ بی جان نے جھک کر اس کی سبھی پیشانی چومی تو اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ کتنا سکون تھا ان کی آغوش میں۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ کیوں مجھے بجھی بجھی سی لگ رہی ہے آج کل؟ انہوں نے نرمی بھری شفقت سے کہا تو اس کے دل کو قرار آیا۔ پچھلے دنوں کی پھیلی بے چینی جیسے چھٹنے سی لگی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، بس پتہ نہیں دل کیوں عجیب سا ہو رہا ہے، بوجھل بوجھل سا، گھبرایا ہوا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے کمرے میں گرتی دھوپ کے اندر گھومتے ننھے ذروں کو دیکھتے ہوئے کہا تو بی جان نے ناسمجھی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں کمرے میں بچھی دھوپ پر جمی تھی۔ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا تم سے؟ پہلے تو میری عمل ایسی نہیں تھی، اب میرے گھر کے سب سے خوبصورت پھول کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کی بات پر شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بی جان کا پرتو تھی۔ پل بھر کے لیے زمانی بیگم کو لگا وہ اپنی جوانی دیکھ رہی ہیں۔ کچھ نہیں بی جان، وجہ ہی تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے، اور اگر کوئی وجہ سمجھ آ بھی رہی ہے تو اتنی مبہم کہ میں کسی نتیجے پر ہی نہیں پہنچ پا رہی، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی بی جان۔ میرا دل اب پہلے کی طرح خوش نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ بچوں کی طرح سے اس نے سوال کیا تو بی جان مسکرائیں۔ ان کی عمل کب اتنی بڑی ہوئی، انہیں تو خود پتہ نہیں چلا۔ کیوں ہو رہا ہے میری بچی کا دل بوجھل؟ کس نے پریشان کیا ہے میری عمل کو؟ اور پریشان لفظ پر اس کی آنکھوں کے سامنے ولی کا چہرہ گھوما تو اس نے بے اختیار سر کو جھٹکا۔ اس کی بلا وجہ کی کھڑی کی گئی دیواروں میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اسے بہت پریشان کیا تھا مگر اب نہیں، وہ خود کو بدلے گی، وہ اس اذیت میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ بی جان، وہ یکدم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اگر کسی کو کوئی اچھا لگنا لگے، مطلب بلا وجہ، یا پھر وہ شخص اسے پسند آنے لگے، خاص کر ایک لڑکی کو، تو کیا یہ بری بات ہے؟ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہی، مجھ سے میری ایک دوست نے پوچھا تھا، مجھے تو اس کا جواب سمجھ ہی نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آخر میں محتاط ہو کر ان کا چہرہ دیکھا مگر بی جان کے تاثرات ویسے ہی نرم گرم سے تھے۔ یہ بری بات ہے یا اچھی بات میں نہیں جانتی عمل، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ شادی سے پہلے عورت کی زندگی میں آنے والا مرد
तबाही के सिवा कुछ नहीं लाता। उनकी बात सुनकर वो चंद पल साकित रह गई। निकाह से पहले अगर औरत किसी को अपने दिलो दिमाग में जगह दे देती है, किसी को अपनी आंखों से देखे जाने वाले ख्वाबों का हिस्सा बना लेती है, या फिर वो उसकी चाहत को खुद पर लिबास की तरह ओढ़ती है, तो ये खतरे की घंटी है। अगर उसकी शादी वहाँ नहीं हुई, कहीं और हो गई, तो जानती हो क्या होता है? उन्होंने मुशफ़क़ निगाहों से उसकी आंखों में देखा। वो धुआं चेहरा लिए जैसे जम सी गई। तो फिर वो किसी दूसरे के निकाह में होते हुए भी उस ताल्लुक़ का हक़ अदा नहीं कर पाती। वो उस ताल्लुक़ को ताल्लुक़ नहीं बना पाती, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले। और आखिर में थक हार कर औरत अपना ही घर ख़राब कर लेती है। वो किसी एक की होकर रहने की कायल होती है, मगर अमली ज़िंदगी में उसका दिल और उसका जिस्म दो मुख्तलिफ सिमत के मुसाफिर बन जाते हैं, जो कि उसको कहीं का नहीं रहने देते। उन्होंने अपनी बात समेट कर उसे देखा तो वो पल में संभली। न जाने उसे इस सर्दी में अजीब सी क्यों घुटन होने लगी थी। फिर भी उसने हिम्मत करके उस दोबारा सवाल किया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए बीजान? इसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं, इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है। मोहब्बत तो बस हो जाती है ना, वो तो किसी से इजाज़त नहीं लेती, किसी के दुख दर्द, किसी के हालात का इंतज़ार नहीं करती। फिर ऐसे बेकाबू जज्बे की सज़ा उस इंसान को क्यों दी जाए जो इस सब में कसूरवार था ही नहीं? ये तो कोई इंसाफ ना हुआ बीजान। वो जैसे बिलबिला उठी थी। वो तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी, उसकी चाहत में उसने कई रातें जाग कर गुजारी थी। तो क्या वो भी खयानत की मुर्तकिब थी? क्या उससे भी गुनाह सरजद हो गया था? मगर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, उसने ये सब खुद नहीं किया था। ये तो बस हो गया था। ये हमारा वहम होता है बच्चे के, हम कसूरवार नहीं। वो मुस्कुराई तो उसे लगा कमरे में गिरती धूप उसके बेड तक आ गई है, और अब उसके बेड से होते हुए वो उसे अपनी आग में झुलसाने के लिए बेताब है। हम कसूरवार होते हैं। मोहब्बत तो बीज की मानीद होती है। किसी भी जरखेज़ दिल की ज़मीन में ये बीज आ लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, वो रुकी तो उसे लगा कभी अपनी आंखें नहीं झपक पाएगी। वो उसे लगा वो पत्थर की हो जाएगी। बीज तो आबियारी से ही तनावर दरख्त बनते हैं ना। ये मोहब्बतें, नफ़रतें, हसद, ये सारे जज्बे तो बीज की तरह होते हैं। हम इनकी देखभाल करते हैं, सदियों इनके साथ वक्त गुजारते हैं, अपने अंदर इन्हें जगह देते हैं, इन सब की परवरिश किसी मासूम पौधे की तरह करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है अमल कि वो सारे पौधे जिनकी सदियों आबियारी की गई हो, वो तनावर दरख्त बन जाते हैं, और उन्हें अपनी ज़ात से उखाड़ फेंकना हरगिज़ भी मजाक नहीं होता। बीजान खामोश हुई तो उसे लगा जैसे उसके सामने चलती फिल्म रुक गई हो। वो फिल्म उसकी ज़िंदगी की फिल्म थी, जिसमें उसने कई रातें जाग कर कई साल तक उस नन्हे से बीज की आबियारी की थी, उसकी मोहब्बत को संवारा था। कई साल, हाँ कई साल से वो भी तो यही कर रही थी, जब से शऊर की दुनिया में आई थी, जब से वो आँखों को अच्छा लगने लगा था। और अब वो चली थी उस तनावर दरख्त को उखाड़ने, उस मोहब्बत को ख़त्म करने। ये सब इतना आसान तो ना था। उसे पहली दफ़ा मामले की संगीनी का एहसास हुआ था, और दिल के मामलों से ज़्यादा भला कौन से मामलात ज़्यादा संगीन हुआ करते हैं। अब तुम अपने बालों को संवारो, देखो सूखने लगे हैं। और हाँ, मैंने सूजी का हलवा बनाया है, तुम्हारा पसंदीदा, जल्दी से आ जाओ। वो उसके माथे पर प्यार करती उठी तो उसे लगा कि बेड पर चढ़ती धूप उसके पैरों को जलाने लगी है। उसने घबरा कर पैर समेटे थे। कुछ देर की नर्म गर्म सी धूप अब उसे भड़कती आग लग रही थी, बिल्कुल उस जज्बे की तरह जो उसके दिल में क़याम पजीर था। पहले वो नर्म फुआर की मानी दिल पर बहुत नरमी से बरसता था, मगर अब उस फुआर में गोया यकदम तूफ़ान आने लगा था, और इस तूफ़ान से पहले की खामोशी उसके दिल में राइज थी, जिसका सोच कर ही उसे खौफ आने लगा था। वली सर, आपको सरदार बाबा बुला रहे हैं हवेली में। वो डेरे पर बने ऑफिस में काम कर रहा था जब शाहनवाज की बात पर सर उठाकर उसे देखा। उसके आसपास बहुत सी फाइल्स बिखरी पड़ी थी और बहुत सा काम अभी उसका मुंतज़िर था, मगर सरदार बाबा का बुलावा आ गया था और वो एक सेकंड की देर भी नहीं करना चाहता था। उसने सारी फाइल्स परे करके टेबल से मोबाइल और चाबियां और चश्मा उठाया, फिर ऑफिस से बाहर निकल आया। डेरा हवेली से आधे घंटे के फासले पर था। उसने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई और इंजन के हरकत में आते ही उसने कार आगे बढ़ा दी।
आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद वह हवेली पहुंचा तो मामूल से ज़्यादा उसे हवेली में चहल पहल महसूस हुई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। स्याह कमीज शलवार में मलबूस, कंधे पर भूरी शाल डोले, वो दूर से चलता ऊंचा शानदार सा मर्द लग रहा था। लॉन अबूर करके वो हवेली के दाखिली दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसने आंखों पर लगे चश्मे को उतारा और उसी संजीदगी से आगे बढ़ता गया। सीढ़ियाँ चढ़ते उसके कदमों की धमक बता देती थी कि वो आ गया है। हाँ, वो ऐसा ही था, इतना ही दिलकश, इतना ही दिल फरेब। सरदार बाबा के कमरे के बाहर पहुंचकर वो चंद लम्हे ठहरा रहा और फिर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ उठाया, उसका हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था और वो जो कोई भी था सियाह लिबास में मलबूस था। उसकी नज़र पहले दूधिया पैरों पर पड़ी और ऊपर उठती गई। वो नाजुक सरापे में कोई कैद वजूद था और चेहरे पर उसकी निगाह पड़ते ही गोया उसका दिल बंद हुआ था। शहद रंग खूबसूरत आंखों से उसे देखती अमल की निगाहों में भी बला की हैरत थी। चंद पल लगे थे वली को संभलने में। उसने गला खंकार कर बेख्तियार नजरें फेरी। अमल के सर से दुपट्टा ढलक कर उसके शानों पर गिरा था और स्याह बालों के हाले में मुकीद उसका चेहरा वली को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर गया था। वो भी संभल कर उसके साथ ही निकलने लगी तो उससे हल्के, बहुत हल्के से टकराई। अंदर जाते वली के कदम जम से गए थे और अमल वो घबरा कर वहाँ से भाग आई। उसने दोबारा पीछे मुड़कर वली को देखा तक ना था। वो सूरत से कमरे में दाखिल हुआ और अमल वो किचन में जा छुपी। अरे वली, आ गए तुम? सरदार बाबा अखबार देख रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधे हुए, फिर अखबार लपेटकर साइड टेबल पर रखा। उनके चेहरे पर तंदुरुस्ती की झलक देखकर वली को कुछ सुकून मिला था, वरना कुछ देर पहले हुई वाली मड भीड़ ने उसका ज़हन ही माऊफ कर दिया था। वली बच्चे, बात दरअसल ये है कि बख्तियार और निसार की शादी रखी है हमने। बीजान कह रही हैं कि अमल के फ़र्ज से भी फारिग हो जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि अमल अभी छोटी है, पढ़ भी रही है, इसलिए उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसका कुछ सोचेंगे। अलबत्ता बख्तियार और निसार की शादी है वली, और वो भी अगले महीने, तो तैयारी बहुत करनी है, काम बहुत है और वक्त कम। अमल का जिक्र और ऐसा खुशगवार जिक्र उनके मुंह से सुनकर वली को लगा कि उसकी ज़ात से कोई बोझ हटा दिया गया है। उसके दिल पर रखा पहाड़ अब एकदम से उसका दिल उससे आज़ाद हुआ तो उसने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। तो तुम जितने भी केस और ज़मीनी मसले हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाओ और शादी की तैयारियों में इस बूढ़े बाप की मदद करो। वो आखिर में हंसे तो वली भी मुस्कुरा दिया। आप फिक्र मत करें, मैं वैसे भी लगा हुआ हूँ सारे मामलात समेटने में, आप टेंशन मत लें। उसने उनकी तसल्ली करवाई तो वो खुले दिल से मुस्कुराए। जब कहते हो ना कि मैं सब कर रहा हूँ या मैं सब कर लूँगा, जानते हो कैसा महसूस करता हूँ मैं। उसने उनके मुस्कुराते लहजे पर लबों पर तबस्सुम रोक कर उन्हें देखा। आज उसका दिल चाह रहा था मुस्कुराने का और उसे मुस्कुराना बुरा नहीं लग रहा था। ऐसे लगता है कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बाप हूँ कि जिसके नसीब में ऐसा जिम्मेदार बेटा लिखा है कुदरत ने। तुम बहुत कीमती हो वली, मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे मामले में। वो खामोश हुए तो उसने मोहब्बत से गर्दन झुका दी। अच्छा हाँ, वो नूराबाद वाली ज़मीन का क्या हुआ? केस किया तुमने? उन्हें एकदम याद आया तो पूछ लिया। वली मुस्कुराता हुआ उठा था। केस करने की नौबत नहीं आएगी सरदार बाबा, हसन शाह का पैगाम आया है मेरे पास। वो ये ज़मीनी मसला अपने इंतखाबात से पहले ख़त्म करना चाहता है। बहुत खूब, अच्छा जाओ और अपना ख्याल रखना। वो उनकी इजाज़त पर उन्हें सलाम करता कमरे से बाहर निकल आया था और जब वो किचन के पास से गुजरने लगा तो बीजान ने उसे किचन से ही आवाज़ दी। वो किचन में चला आया तो उसकी नज़र बेख्तियार उसके सरापे की जानिब उठ गई जो उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी। उसने अपनी उमड़ती मुस्कुराहट बमुश्किल रोकी। अमल ने बीजान के उसे आवाज़ देकर अंदर बुलाने पर ज़ोर से आंखें मींची थी। ओफ, एक तो बीजान बिना, अब वो क्या करेगी? नहीं, वो उसका सामना नहीं कर सकती अभी, बिल्कुल भी नहीं। उसने जल्दी से अपना रुख फेरा था। वो अब किचन में खड़ा बीजान से बातें कर रहा था। यकायक बीजान ने उसको आवाज़ दी तो उसने ज़ोर से आंखें बंद करके खोली। खुदाया नहीं, वो उसे हरगिज़ भी नहीं देखेगी। जी बीजान। उसकी जानिब से यकसर अनजान बनते उसने जी कड़ा करके बीजान से सवाल किया तो बीजान जो वली से बातें कर रही थी
उसे रुक कर देखा। अरे देख क्या रही हो, सूजी का हलवा दो वली को, इसको भी तो बहुत पसंद है। आपने सूजी का हलवा बनाया है? उसके खुशगवार से इस्तफसार पर उसने बमुश्किल खुद को गुस्से में आने से रोका था। दिल किया कि सूजी का हलवा उस पर उलट दे। हाँ, तुम्हारे और अमल के लिए, उसे भी तुम्हारी तरह बहुत पसंद है। ओफ बीजान, बस। उसने गरम गरम हलवा प्याली में निकाला और चम्मच उसमें रखकर उसे वली की जानिब बढ़ा दिया। वली ने मुस्कुराहट रोक रखी थी। उसका डिम्पल जो मुस्कुराहट रोकने की वजह से पड़ता था वो उभरा हुआ था। अमल ने दांत पीसे। वो हलवा खाकर बीजान से सर पर प्यार लेता किचन से पलटा तो उसने सुकून का सांस खारिज किया। बड़ी हंसी आ रही थी जनाब को। मैं जानबूझकर नहीं टकराई थी, वो तो गलती से हो गया था। लेकिन फिर जो मैंने किया, ओफ। उसने फिर से आंखें मीची थी। उसके कान सुर्ख होने लगे थे। किचन की खिड़की जो लॉन में खुलती थी, उसने उससे झांक कर बाहर देखा। वो चश्मा आंखों पर चढ़ाता दूर होता जा रहा था और स्याह कमीज शलवार में वो जो जच रहा था वो अलग। मतलब क्या ज़रूरत थी स्याह जोड़ा पहनने की भला? उसने गुस्से से सर झटका, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर खिड़की से बाहर झांका। वो अब दूर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी निगाह कहीं और टिक गई थी। दूर लॉन से वली को महव होकर देखती नाजिया, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। ये क्यों देख रही है वली को? उफ। उसने खुद को ऐसी सोच पर घरका और अपने कमरे की जानिब दौड़ गई, ये जाने बगैर कि वली उसकी मासूम हरकत पर मुस्कुराता अब तक लुत्फ अंदोज हो रहा था।